वालेकुम फ्रेंड्स। अभी हम देखेंगे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग विद प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन मीन जब भी कोई प्रोसेस वर्किंग कर रहा हो तो हम उससे सीपीयू लेकर किसी दूसरे प्रोसेस को दे देंगे, यानी उसको कभी भी रोका जा सकता है, उससे सीपीयू लेकर दूसरे प्रोसेस को दे दिया जा सकता है। और नॉन प्रीएम्प्टिव होता है कि जब तक कोई भी प्रोसेस अपनी वर्किंग कंप्लीट ना कर ले उससे कोई भी सीपीयू ना ले सके, इसको कहते हैं नॉन प्रीएम्पशन। सो अभी पिछला हमने देखा था एग्जांपल जो थी नॉन प्रीम्प्टिव के बारे में, अभी प्रीम्प्टिव के बारे में हम देख रहे हैं। सो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक गैंट चार्ट बनाया जाता है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दर्ज करते हैं और उसकी मदद से फिर हम वेटिंग टाइम निकालते हैं और टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग जो है वो सिंपल ही है, जस्ट एक प्रायोरिटी दे दी जाती है, फोकियत। ये इसी तरह होता है जिस तरह के कोई बंदा है, वो बैंक में जाता है तो जो बिल जमा करने वाला होता है वो उसका दोस्त होता है, वो कहता है तुम पहले आ जाओ। तो ये भी ऐसे समझ लें जैसे कि दोस्ती का रैंक है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। जिसके जितनी वैल्यू छोटी होगी, यानी ये मेरा पहले नंबर का दोस्त है, ये दूसरे नंबर का, इसी तरह जिसकी वैल्यू छोटी होगी उसको ज़्यादा फोकियत दी जाएगी। इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं इधर, ये नीचे टाइम की पट्टी होती है। सो सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आया, अराइवल टाइम। सबसे पहले ज़ीरो आया, वन, ज़ीरो टाइम पे आया, ये नीचे टाइम है, ज़ीरो टाइम पे आया P1। और ये प्रिमिटिव है, यानी जब तक कोई दूसरा प्रोसेस नहीं आएगा ये काम कर सकेगा। देखेंगे इससे बाद अगला प्रोसेस कब आएगा, ये टाइम की तरफ देखेंगे। सो 5 पे कोई एक प्रोसेस आ रहा है, एक 12 पे आ रहा है, एक 2 पे आ रहा है और एक 9 पे आ रहा है। सो अगला प्रोसेस जो है वो 2 पे आ रहा है। सो इसको ये कितना काम कर सकेगा, ये काम कर सकेगा, ये 2 तक काम करता रहेगा और अगला प्रोसेस 2 तक वेट करेगा। 2 तक वेट करने के बाद उसको सीपीयू मिल जाएगा, इसकी वर्किंग को रोक दिया जाएगा। इसने कितना काम किया, 2। सो इसमें से हम 2 को माइनस कर देंगे, ये पीछे रह जाएगा 9। ठीक हो गया कि इसने इतना वर्क कर लिया है और ये वर्क काम कर ही रहा था कि प्रिम्पशन के असूल के मुताबिक हमने इसे सीपीयू लेकर P4 को दे दिया। अब P4 की बारी आ गई। सो P4 की सबसे ज़्यादा वैल्यू है, यानी बिल जमा करने वाले के नज़दीक इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ये उसका सबसे करीबी पहले नंबर का दोस्त है। ठीक हो गया। सो इस असूल के मुताबिक अब ये जो है ये कितना काम कर सकता है, ये तब तक काम करेगा जब तक कोई और प्रोसेस रैम के अंदर नहीं आता। अगला प्रोसेस कब आ रहा है, 5 पे, 2 के बाद 5 ही आता है ना, 9 भी दूर है, 12 भी दूर है। सो अगला प्रोसेस आ रहा है 5 पे, तो इसके दौरान और उसके दौरान कितना वक्फ है, इसका 3 सेकंड का वक्फ है। 2 + 3 = 5। तो ये 5 सेकंड तक काम करता रहेगा और अगला प्रोसेस आएगा 5 पे, P2। सो अब जो P2 है इसको किसी के साथ कंपेयर किया ही नहीं जा सकता क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है। सो सबसे हाई प्रायोरिटी वाला सबसे पहले सीपीयू को यूज़ करेगा। सो ये मुकम्मल तौर पर सीपीयू यूज़ करेगा क्योंकि ज़ीरो से हायर वैल्यू इस वक्त किसी की भी नहीं है। सो ये जो है ये जनाब 33 सेकंड तक सीपीयू को यूज़ करेगा। बस टाइम होता है कि कोई प्रोसेस कितनी देर के लिए सीपीयू को यूज़ करना चाहता है, ये कहता है मुझे 28 सेकंड के लिए सीपीयू को यूज़ करना है। सो क्योंकि ये बहुत लाडला है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपना सारा काम करेगा, फिर किसी और की बारी आएगी। सो अब हमें टाइम देखने की ज़रूरत नहीं, जब ये इधर पट्टी में सिर्फ 2 था तो इसका मतलब था कि अभी 2 सेकंड तक जितने प्रोसेस आए हैं 0 और 2 इन पे हम सिर्फ वर्क कर सकते हैं। जब ये 5 था तो इसका मतलब था 0, 2 और 5 जो आ चुके हैं इनसे ही हम डील कर सकते हैं। और अब 33 यानी अब सारे आ चुके हैं प्रोसेस, जो सबसे लेट आया वो 9 पे आया, ये नीचे टाइम को ज़ाहिर करती है। इसके बाद अब हमें टाइम देखने की ज़रूरत ही नहीं, जस्ट देखेंगे जिसकी हायर प्रायोरिटी है वो सीपीयू को यूज़ कर सकेगा। अब इसके बाद किसकी हायर प्रायोरिटी नज़र आ रही है, 2 की।
ज़ीरो के बाद वन नहीं आता है, अब इन सब से ज़्यादा इसकी प्रायोरिटी है। सो P4 जो है वो CPU को यूज़ करेगा। और ये कितनी देर के लिए यूज़ करना चाहता है, ये कहता है कि मुझे 10 सेकंड के लिए CPU को यूज़ करना है। सो 10 सेकंड के लिए CPU ये यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि इसने पहले भी 2 से लेकर 5 सेकंड तक काम किया। P4 ने इधर 2 से लेकर 5 सेकंड तक काम किया था। सो इसके इसमें से 3 माइनस हो जाएगा 7। सो अब इसके पास कितनी वैल्यू पीछे रहेगी, ये 7 वैल्यू है, क्योंकि ये 3 सेकंड के लिए पहले भी काम कर चुका है। सो ये इसके अपने 7 सेकंड जब मुकम्मल करेगा तो ये 40 सेकंड तक काम करता रहेगा, और इसने अपना सारा काम मुकम्मल कर लिया। इसके बाद अब देखते हैं, मुझे नज़र आ रहा है कि P1 जो है उसकी वैल्यू अब सबसे हायर है। 2, 3 और 4 में से 3 की प्रायोरिटी ज़्यादा है। स्मॉलर द वैल्यू हायर द प्रायोरिटी। सो ये कितनी देर के लिए यूज़ करना चाहता है CPU को, 9 सेकंड के लिए। सो जब ये 9 सेकंड के लिए CPU को यूज़ करेगा तो ये 40 से लेकर 49 सेकंड तक CPU को यूज़ करता रहेगा। सो ये भी गया। अब इसके बाद P3 जो है उसकी प्रायोरिटी हायर है, और ये 2 सेकंड के लिए CPU को यूज़ करना चाहता है, तो ये 49 से 51 सेकंड तक के लिए यूज़ करेगा। और अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि सबसे बड़ी जो सबसे जिसकी कम प्रायोरिटी थी और वैल्यू भी बड़ी थी, वो अब उसको हमने एग्जीक्यूट करवाना है, उसको CPU यूज़ करना है, और वो कहता है मुझे 16 सेकंड के लिए CPU को यूज़ करना है। सो ये 51 से लेकर 67 सेकंड तक CPU को यूज़ करेगा। इसके बाद मेन पर्पस होता है इस एल्गोरिदम के सॉल्व करने का, एवरेज वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम निकालना। सो एवरेज वेटिंग टाइम इधर से देखकर हम निकालते हैं। इसका फार्मूला टोटल वेटिंग टाइम, टोटल कितनी देर वेट किया। एक प्रोसेस को एक दफ़ा CPU नहीं मिला, उसको कई दफ़ा CPU मिला। सो टोटल उसने कितना वेट किया, इसको और इसको मिला के माइनस नंबर ऑफ टाइम प्रोसेस एग्जीक्यूटेड मीन ED। पास्ट में ED पास्ट को ज़ाहिर करता है कि पास्ट में उसने कितनी देर के लिए CPU को यूज़ किया, और माइनस अराइवल टाइम, उसका जो अराइवल टाइम है। सो फार्मूला का यूज़ इधर आपको समझ आएगी। प्रोसेस P1 ने टोटल कितना वेट किया, ये कितनी दफ़ा इसको CPU मिला, इधर भी मिला, इसका टोटल सबसे लास्ट दफ़ा जब इसने यूज़ किया था तब हम देखते हैं। सो इसने टोटल वेट किया 40 सेकंड तक, माइनस इसने प्रीवियस कितना काम किया। प्रीवियस इधर इसने काम किया CPU पे 2 सेकंड के लिए, 0 से लेकर 2 तक कितने सेकंड बनते हैं, 2 सेकंड के लिए, माइनस इसका अराइवल टाइम कितना है, 0। ये बन जाएगा हमारे पास 38। और इसके बाद आ जाता है P2 को कितनी दफ़ा CPU मिला, उसने एक ही दफ़ा में अपना काम मुकम्मल कर लिया था, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी हायर थी। सो इसने जस्ट इसका टोटल वेटिंग टाइम 5 बनेगा, और माइनस 0 इसने प्रीवियस कोई वेट नहीं किया, और माइनस इसका अराइवल टाइम, और ये बन जाएगा 0, क्योंकि इसने वेट किया ही नहीं है, शुरू में इसको मिल गया था वो CPU। इसके बाद P3 आता है। P3 ने कितना वेट किया, P3 ने 49 सेकंड तक टोटल वेट किया, माइनस प्रीवियस एग्जीक्यूटेड हुआ है या नहीं हुआ, नहीं हुआ, इससे पहले इसको CPU मिला ही नहीं है। सो ये बन जाएगा 49 माइनस 0, क्योंकि पहले मिले ही नहीं, माइनस इसका अराइवल टाइम कितना है जी, 12, और ये बन जाएगा 37। इसके बाद P4 ने कितनी देर वेट किया, P4 ने 33 सेकंड वेट किया। इससे पहले इसने CPU यूज़ किया, हाँ जी इसने इससे पहले भी यूज़ किया, कितनी देर के लिए यूज़ किया, 3 सेकंड के लिए यूज़ किया, माइनस इसका अराइवल टाइम 2। सो ये बन जाएगा 28। और P5 किधर गया, P5 का टोटल वेटिंग टाइम, सबसे एंड पे जो वैल्यू होती है उसकी वेटिंग टाइम की,
वो देखते हैं। 51 माइनस क्या इसने प्रीवियस कोई चला है, इधर आ रहा है, P5 नहीं आ रहा। देखें P2 P4 P1 P3, इससे पहले P5 चले ही नहीं है। सो -0 नंबर ऑफ टाइम प्रोसेस एग्जीक्यूटेड, ED यानी पास्ट में ये चले ही नहीं है। सो -0 और माइनस इसका आ गया अराइवल टाइम 9। सो ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा 42। सो इस सब को प्लस कर लेंगे, ये बन जाएगा 145। और इसकी एवरेज निकालने के लिए 145 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस 5 है। 145 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 29 आ जाएगा। अब टर्न अराउंड टाइम सिंपल, वेटिंग टाइम प्लस बस टाइम। अब इसका वेटिंग टाइम है 38 और इसका बस टाइम है 11। इसी तरह इसका वेटिंग टाइम 0 प्लस बस टाइम 28। इस तरह ये 37 प्लस 2, ये इसका 28 प्लस 10, 42 प्लस बस टाइम किधर गया 16। सो ये बन जाएगा जी 49, ये 28, ये 39, 28 प्लस 10 38, और ये जी 58। इसका भी टोटल कितना बन गया, टोटल टर्न अराउंड टाइम बन गया हमारे पास। ये बन रहा है जी, एक मिनट 212। और एवरेज निकालने के लिए 212 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस 5 है। सो ये बन जाएगा 42.4। सो यही हमें चाहिए था इसके अंदर। प्रिमिटिव में हमने एक प्रोसेस को रोक कर अगला जो अराइवल टाइम पे प्रोसेस आ रहा था उसको हमने दिया। सो और साथ साथ हम उसकी प्रायोरिटी भी चेक करते गए। होप सो इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।